इस परिप्रेक्ष्य में हम कैथेड्रल नगर की बात जरूर करना चाहेंगे। 12वीं सदी के फ्रांस में बड़े चर्चों का, बहुत बड़े बड़े विशालकाय चर्चों का निर्माण शुरू होता है। चर्च पत्थर के बने हुए विशाल, इन्हें कैथेड्रल कहा गया। इतने विशाल की बनाने में लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा का समय लग जाता था, और बनने पर आसपास विकसित होने लगते चारों तरफ छोटे छोटे नगर विकसित हो जाते थे। कैथेड्रल के निर्माण में मठ जो थे, जहाँ मॉन्क्स और नन्स रहते थे, एबेस जो थे, उनकी संपत्ति का उपयोग किया गया, और इस प्रकार ये कैथेड्रल जो हैं ये एक तीर्थ स्थल बनते चले गए। तो कैथेड्रल बहुत विशाल स्तर पर बड़े बड़े पत्थरों से बनाए गए चर्च, और चूंकि इसके बनाने में लंबा काल लगता है, इसलिए लोगों का रहना शुरू हो जाता है, आसपास नगर आदि बन जाते हैं। We have found our way to Chester, and our introduction to the town. We're walking in, and the great little canal boats, the skinny, narrow canal boats, greeting us. Really very sweet. So we're going to take some time and explore Chester the rest of this day. Why don't you come along? This is what you call an idyllic scene. Ducks, canal boats. And the wall. We're going up on the wall here in a little bit. We are standing at Eastgate. This gate, not the clock itself because it's only been here since 1897, but this gate has been around for 2,000 years. I mean, it's just, picture that. 2,000 years this gate has been standing there. These are just some of the ruins that have been found around the city, and they've made a garden from different parts of the Roman structures that were here. This is really pretty cool. Currently, I'm in the center of the Chester Amphitheater, which, by the way, means double theater. I never knew that. Hey, this was the largest amphitheater in England, and it really represented kind of the supremacy of the Roman Empire. Hey, right down here with the gladiators, Arnoldus Maximus. Hey, this is Arnoldus Maximus. We've just made it through the Diwa Roman experience. Hey, for a couple of pounds, it's a fun thing, and it's informative too. There's lots of good stuff. It's not a big exhibit, but I recommend coming. What do you think? Absolutely.
things you'll notice when you're here in Chester is a huge part of the downtown is like one big shopping mall. There are so many shops here of all kinds, many repeating. It's really a commercial hub here. It's fun, but we're not big shoppers, so we're not spending much time in them. You know, and in addition to places to shop, there's just tons of restaurants of all kinds. Chester Cathedral. Jody's family helped build this place, so we couldn't pass it by, could we? कैथेड्रल ऐसे बनाए जाते थे कि पादरी की जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंच सके, अपनी अपनी जगह से वे लोग पादरी के प्रवचन को सुन सके, भिक्षुओं को गीत सुनाई दे सके अपने अपने मठों में रहते हुए, और प्रार्थना के समय में लोगों को बुलाने के लिए बड़ा घंटा लगाया जाने लगा, घंटा घर। खिड़कियां जो थी उस पर कांच लगाए जाने लगे, और वे कांच भी एक खास तरीके से सूरज की रोशनी में कैथेड्रल के अंदर चमक रहती, व्यक्तियों के लिए चमकदार सब कुछ दिखाई देता क्योंकि रोशनी अंदर जा रही। लेकिन सूर्यास्त के समय, उसके बाद अंधेरे में मोमबत्तियों की रोशनी बाहर के लोगों को बहुत आकर्षित करती थी। बहुत विहंगम दृश्य होता था जब अंदर जलती हुई मोमबत्तियाँ, टिमटिमाती हुई मोमबत्तियाँ, उनका प्रकाश बाहर दिखाई दे रहा हो। अभी रंजित, कई रंगों से जो रंजित थी, वो कांच की खिड़कियाँ बाइबल का वर्णन करती थीं, और इस तरीके से बाइबल का वर्णन करती थी कि पेंटिंग इस तरीके से उसमें रहती थी, कलाकारी इस तरीके से रहती थी कि अनपढ़ व्यक्ति भी उनकी दीवालों में या जहाँ पर कांच लगे हुए हैं उस पर जो दृश्य हैं उनको देखकर घटना को समझ जाता था। अर्थात बाइबल को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, अब वह दृश्य के माध्यम से ही समझने लगा था कथानक को, कथा को। तो कैथेड्रल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, और ये मूल रूप से फ्रांस में हुआ। ये हुए बदलाव की बात, पर्यावरण का बदलाव, मौसम का बदलाव, खेती में बदलाव, नगरवासी, व्यापारी वर्ग, सामंती ढांचा ढहता हुआ दिखाई देता है। और यही 14वीं शताब्दी का संकट कहलाता है। संकट क्या था? वैसे तो संकट हमेशा बुरा होता है, पर देखा जाए तो ये 14वीं शताब्दी के संकट ने जो रास्ते दिए इस संकट से उबरने के लिए, उन्हीं रास्तों ने बाद में यूरोप को आधुनिक काल में पहुंचाया। लेकिन उस क्षण के लिए, उस समय के लिए ये निश्चित रूप से संकट थे। थोड़ा हम इन संकटों की ओर देखें।
ये वो काल था जब यूरोप में व्यापार और आर्थिक व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी, लेकिन धीमी थी, क्योंकि अभी शुरू हुई थी, पर गति धीमी थी। 13वीं सदी के अंतिम चरण में 300 वर्षों की जो तीव्र ग्रीष्म ऋतु ने तीव्र ठंड का स्थान ले लिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो मैंने बताया था दिन लंबे हुए तो उसका फायदा खेतों को मिला। अब जब 300 वर्ष का साइकिल पूरा हुआ तो फिर बदलाव आता है वहाँ के वातावरण में, और उस बदलाव के परिणाम स्वरूप दिन फिर छोटे होते हैं। तीव्र गर्मी के बदले अब ठंड बढ़ जाती है। ऊंची भूमि पर अब फसल उगाने में परेशानी होने लगती है। आंधी तूफानों से कई फार्म नष्ट होने लगते हैं, और फलस्वरूप सरकारों को करों से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि फसल नष्ट हो जाती है। 3 क्षेत्रीय जो फसल थी, फसल चक्र, उसमें भी कमजोरी आती है। क्यों? क्योंकि मौसम बदल गया। बदलते हुए मौसम ने स्थिति को बहुत बदतर कर दिया। अब वे लोग पुनः उस स्थिति में आ गए, खेती के मामले में जिस स्थिति में वो 1000 एडी में थे, अर्थात लगभग 400-500 वर्ष पूर्व की स्थिति में आ गए। जनसंख्या में तो वृद्धि होती चली गई, लेकिन संसाधन कम पड़े। बढ़ती ठंड में जनसंख्या बढ़ी, लेकिन उत्पादन कम रहा। आप समझ सकते हैं इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा। 3 चक्र का जो फसल का जो साइकिल थी, निश्चित रूप से उस पर भी असर पड़ा। चरागाहों में कमी आई, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई, और बढ़ती ठंड से बहुत सारे पशु भी मरने लगे। पशुधन का नुकसान, गिरती खेती, बढ़ती जनसंख्या, बदलता मौसम, ये 14वीं शताब्दी का संकट है। व्यापार जो था वो था, लेकिन वह धीमा था। परिणाम क्या होता है? इस काल में हम अकाल देखते हैं। 1315, 1317 भारी अकाल। 1320 के दशक में अनेकों पशुओं की मौत होती है, इस ठंड के कारण, गिरते उत्पादन के कारण, घटते चरागाहों के कारण। ऑस्ट्रिया, तो ये मौसम का संकट जो मौसम के कारण आया। अब एक संकट, इसका मौसम से कोई ताल्लुकात नहीं, और वह संकट है चांदी के उत्पादन में कमी। आप भी सोचेंगे कि अभी तक कोई चांदी का जिक्र नहीं हुआ, ऐसा अभी तक कहीं एहसास नहीं हुआ कि चांदी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। तो इसके उत्पादन की कमी ने क्या संकट पैदा कर दिया? सच्चाई तो है कि चांदी का उत्पादन पूर्व में बहुत महत्वपूर्ण था, और इस बात से तय है कि शुद्ध धातु की चांदी का चलन था उस समय। जब चांदी का उत्पादन कम हुआ किन्हीं कारणों से, विशेषकर ऑस्ट्रिया और सर्बिया में जो चांदी की बड़ी खदानों के रूप में जानी जाती थी, तो उनके उत्पादन में कमी आई, जिसके कारण जो धातु मुद्रा है, धातु मुद्रा कम होने लगी। व्यापार भी इससे प्रभावित होगा। जब प्योरिटी पर असर पड़ेगा सिक्के के, तो व्यापार पे प्रभाव तो पड़ेगा ही। चांदी में अब सस्ती चीज़ों को मिलाया जाने लगा, अर्थात चांदी की प्योरिटी अब समाप्त की जाने लगी, और इसके बदले कुछ मिश्रण मिलाया जाने लगा। 12वीं और 23वीं सदी में व्यापार का जैसे जैसे विस्तार हुआ, तो दूसरे देशों के लोग व्यापार करने वाले पोतों से यूरोप आने लगे। तो चांदी के सिक्कों में प्योरिटी पर प्रश्न तो उठा, ये एक समस्या। अब एक दूसरी समस्या देखिए, बड़ी रोचक है, और वो समस्या ये थी कि जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है, समुद्री जहाज़ों से दूसरे क्षेत्रों के लोग यहाँ आते हैं व्यापार के सिलसिले में,
और वो उस समय आवागमन का साधन क्या था? मूल रूप से पानी जहाज, बड़ी बड़ी नौकाएं, बड़े बड़े बोट। यूरोपीय तटों पर ये आते हैं और व्यापार करते हैं और चले जाते हैं, और ऐसा दौर चलता है आने का और उसके बाद अपना काम करके जाने का। जब वो आते हैं तो उनके साथ बहुत सारे अनजाने में चूहे भी आ जाते हैं। कई पोतों के साथ चूहे आना शुरू हुए, रैट्स। और ये चूहे जब आते हैं तो अपने साथ बहुत बड़ी बीमारी लेके आते हैं, जो बाद में ब्यूबॉनिक प्लेग कहलाई, महामारी कहलाई, ब्लैक डेथ कहलाया। चूहों के आने से वायरस आए जिन्होंने ऐसी स्थिति निर्मित की जिसे हम प्लेग कहते हैं, ब्यूबॉनिक प्लेग कहते हैं, और लाखों लोग मौत के घाट कुछ ही महीनों में चले गए। जिस तरीके से वर्तमान में कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में था, उतनी ही विभत्स, उतनी ही भयानक महामारी ब्यूबॉनिक प्लेग के रूप में इस काल में होती है। और कारण क्या? व्यापार में समुद्री पोतों से लोगों के आने के साथ चूहे भी आ गए, और जो ब्लैक डेथ का कारण बने। पश्चिमी यूरोप में शुरू में अपेक्षाकृत ये स्थिति अलग अलग थी। 1347 से 1350 के बीच ये महामारी ने पूरे यूरोप को चपेट में ले लिया। 1350 से 1347। यदि आज की तारीख में आकलन किया जाए तो यूरोप की आबादी का हम कह सकते हैं 20% भाग ब्यूबॉनिक प्लेग की चपेटे में आया और समाप्त हो गया। बहुत बड़ी संख्या, अर्थात हर 100 में 20 आदमी प्लेग से मारे गए। आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि कई जगह मरने वालों का प्रतिशत 40% तक था, अर्थात हर 100 में 40 आदमी प्लेग से मरा। समस्त व्यापारिक जो केंद्र थे वे नगरों में थे। अगर एक व्यक्ति बीमारी की चपेट में आया तो दूसरा भी उससे प्रभावित, जैसे कोरोना काल में हमने देखा। मठों का भी यही हाल हुआ। प्लेग से बच्चे गए, युवा गए, बुजुर्ग प्रभावित हुए। 1360 से 1370 में प्लेग की जो छोटी घटनाएं थी वो तो कम होती गई। जनसंख्या में कमी के कारण मजदूरों की भी कमी हुई। आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया। खरीदारों की कमी हुई। परिणाम क्या? कृषि उत्पादन में कमी आई, और प्लेग के पश्चात इंग्लैंड में मजदूर, खासकर कृषि मजदूरों की भारी मांग, क्योंकि भारी संख्या में मजदूर इस प्लेग में मौत के काल में समा गए थे। अब जो बचे खुचे मजदूर थे उनकी मांग बढ़ती है। बढ़ती मांग इतनी होती है कि इनके जो रेट थे वो 250% बढ़ जाते हैं। मजदूरी की दर 250% बढ़ जाती है, जो अर्थव्यवस्था को और चरमरा देती है। कारखानों पर इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, कृषि उत्पादन में दुष्प्रभाव पड़ता है, और ये सब का परिणाम ये कि आर्थिक मंदी का दौर शुरू। एक और जहां कृषि उत्पादन में बहुत गिरावट आई, वहां अब आर्थिक उत्पादन भी, आर्थिक मंदी का दौर भी शुरू हो गया। अर्थात व्यापार में भी अब काफ़ी हम नुकसान देखते हैं। गिरती हुई जनसंख्या, खरीदारों की गिरती हुई मांग, जनसंख्या में कमी के कारण मजदूरों में कमी, आर्थिक मंदी का दौर जैसा मैंने पूर्व में बताया वह चलता है। खरीदारों की कमी के कारण कृषि उत्पादन में कमी। हर जगह एक बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। और इस संकट का इलाज कहाँ से किया जाए? कृषि क्षेत्र से या व्यापारिक क्षेत्र से, वाणिज्य क्षेत्र से प्लेग का इलाज कैसे किया जाए? ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। प्लेग के बाद इंग्लैंड में मजदूर, जैसा मैंने बताया, इनकी तो बहुत मांग बढ़ गई थी। बचा हुआ श्रमिक बल, जो बचे हुए थे मजदूर, वो अब कई गुना अपनी ज़्यादा मांग कर सकते थे। इसी दौरान एक संकट और आता है।
तो बदलता हुआ मौसम, फिर उसके बाद उसकी परिणति क्या होती है यह हमने समझा, और बदलते हुए मौसम के बाद व्यापार पर इसका असर, कृषि पर असर, फिर व्यापार पर असर, ब्यूबॉनिक प्लेग, चांदी के उत्पादन में कमी और आर्थिक मंदी। ये सब 14वीं शताब्दी में सब एक के बाद एक आता है। 1330-40 से प्रारंभ होता है और पूरे बचे हुए 6 दशक ये चलता है। इस सब की परिणति किस रूप में होती है? आप वो घटनाक्रम को सोचिए, ऐसी दुनिया को सोचिए अपने आसपास जहाँ प्लेग है, जहाँ आधारभूत चीज़ों की कमी है, व्यापार में गिरावट है, माल मिल नहीं रहा है, उत्पादन हो नहीं रहा है, आय हो नहीं रही है, ज़रूरत की चीज़ें मिल नहीं रही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? वही कमोबेश अब होता है। अभिजात वर्ग की आमदनी में तो कमी आती है क्योंकि कर उनको नहीं मिलता। मजदूरों की दरें बढ़ती हैं क्योंकि बहुत कम संख्या थी मजदूरों की। कृषक संबंधी मूल्यों में गिरावट शुरू होने लगती है, जिससे लॉर्ड की आमदनी बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। और जब लॉर्ड की आमदनी प्रभावित होती है तो पुरानी मजदूर सेवाओं को पुनः प्रारंभ करने की कोशिश होती है। पुरानी मजदूरी सेवाएं अर्थात उस स्थिति में कृषकों को वापस ले जाने का प्रयास होता है जिस स्थिति से वे पिछले 200-300 वर्षों में बामुश्किल निकल पाए थे और सेवा के बदले, सर्विस के बदले कर देकर स्वतंत्र जीवन जी रहे थे। अब ये लॉर्ड पुनः चाहते हैं, पुनः प्रयास करते हैं कि ये कृषक जो हैं ये अब अपनी सेवाएं देने लगे। पुरानी मजदूरी जहां सेवाओं के माध्यम से एक्सचेंज होता था, अब उसे प्रारंभ किया जाए क्योंकि कर देने की स्थिति में तो ये है नहीं। परिणाम क्या होता है कि पढ़े लिखे जो कृषक थे, थोड़े समझदार थे, वो विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं। 1323 में ही फ्लैंडर्स में, 1358 में फ्रांस में और 1381 में इंग्लैंड में ऐसे विद्रोह प्रारंभ होते हैं। तो कृषक विद्रोह एक और बड़ा संकट। व्यापार तो गया ही गया, अब कृषि भी जाता नजर आया। इन सब के बीच से जो ऊहापोह में जो मंथन के बाद निकलता है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पर अभी ये समझना है कि ये जो विद्रोह होते हैं इसका बड़ी क्रूरता से दमन किया जाता है, पूरे हिंसक तरीके से इसका इलाज किया जाता है, बड़े हिंसात्मक तरीके से इसे दबाया जाता है। और ये कृषक विद्रोह ख्याल रखेंगे वहाँ ज़्यादा हुए जहाँ आर्थिक विकास ज़्यादा था, जहाँ समृद्धि ज़्यादा थी, वहाँ कृषक विद्रोह कम ज़्यादा हुआ। ये विद्रोह इस बात का इशारा था कि पिछली सदियों के लाभ को हम बचाना चाहते हैं। हमें जो गत 200-300 वर्षों में जो कृषि में विस्तार मिला, का फ़ायदा मिला, प्रौद्योगिकी का फ़ायदा मिला, स्वतंत्र हुए, दास प्रथा से मुक्ति मिली और कुछ भी प्रोफेशन चयन करने के लिए हमारे परिवार के युवा वर्ग अब स्वतंत्र हैं, हम उसे अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं। वे कतई नहीं चाहते थे कि वो पुरानी सामंती व्यवस्था में वापस आएं। वे कतई नहीं चाहते थे कि दास्तां को अब वापस स्वीकार करें। कृषकों ने तो ठान लिया कि अब हम किसी भी स्थिति में सेवा, मजदूरी और सेवा के बीच का जो पुराना संबंध था उससे अपने को नहीं जोड़ेंगे, दास्तां को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन लॉर्ड जो अभी भी एक तरीके से संपन्न थे, क्योंकि लॉर्ड को तो कर दिया जा रहा था नगर में रहने के बाद भी, उस भूमि के लिए कर जहाँ पे ये लोग रह रहे थे, तो लॉर्ड लोगों ने भरसक कोशिश की इस विद्रोह को कुचलने की, हिंसात्मक हथकंडे अपनाए, बहुत ज़्यादा इन पर हिंसा की। यदि इस समय के इस काल के विद्रोहों की बात करें, घटनाक्रम की संक्षिप्त में, तो कैसे हम देखेंगे 1066 में नॉर्मन लोग
इनकी एंग्लो सैक्सनी लोगों ने हराकर इंग्लैंड पर विजय की। नॉर्मन लोगों की एंग्लो सैक्सनी लोगों को हराकर इंग्लैंड पर विजय। ये घटनाक्रम 1066। 1100 में फ्रांस में कैथेड्रल के निर्माण प्रारंभ होते हैं। 1115-17 में यूरोप में अकाल आता है। 1315-17 में यूरोप में अकाल आता है। 1347-50 में ब्यूबॉनिक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ कहते हैं। 1338 से 1461, ये काल आप देखिए लगभग 100 वर्षों का काल है, 100 वर्ष से ऊपर। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य युद्ध का काल कहलाता है, इसीलिए कहते हैं 100 years वॉर, 100 वर्षों का युद्ध। और वर्षों के संबंध में अंतिम घटना 1381, जब कृषकों के विद्रोह की चरम सीमा हम देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे 14वीं शताब्दी की घटनाएं बिल्कुल उलट थीं। जिस तरह की शांति 12वीं 13वीं में थी और जिस तरह का विकास देखा जा रहा था, उसके उलट हम 14वीं शताब्दी में घटनाक्रम देखते हैं। अब कुछ भी नहीं रहा, न खेती रही, न सामंतवादी व्यवस्था रही, न व्यापार रहा। उल्टा लोग बड़ी संख्या में महामारी के कारण मारे जाने लगे। साथ ही साथ मुद्रा की जो वैल्यू है उसमें भी गिरावट आती है, क्योंकि ये वाली समस्या एक स्थायी समस्या थी, ये कोई छोटे समय के लिए नहीं थी। एक बार मुद्रा का डिवैल्यूएशन होता है तो बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। तो चांदी की प्योरिटी पर जब प्रश्न चिन्ह लगाकर उसे इम्प्योर किया जाने लगा तो उसके बहुत बड़े दुष्प्रभाव आगे देखे गए। अगला बिंदु, अब इस घटनाक्रम को समझने के बाद हम इतना समझ गए होंगे कि 14वीं सदी के बहुत सारे संकट एक साथ आने पड़े और इसकी परिणति विद्रोहों के रूप में होती है। वे लॉर्ड जो पहले बहुत ताकतवर थे, अब एक तरीके से असहाय महसूस कर रहे हैं अपने को। यद्यपि प्रयास कर रहे थे वे कृषकों को दबाने का, उन्होंने कृषकों से बार बार इस तरह का आदेश दिया कि वे वापस आके सेवाएं दें, पर कृषकों ने तो ठान ली थी। इसी घटनाक्रम में एक नई घटना होती है जिसे हम कहते हैं राजनैतिक परिवर्तन, राष्ट्रीय राज्यों का उदय, केंद्रीय शक्ति की दुर्बलता, जिसके कारण सामंती व्यवस्था आती है। यूरोप में 15वीं 17वीं सदी में हम देखते हैं फिर से केंद्रीय शक्तिशाली बल सामने आते हैं, क्योंकि सामंती व्यवस्था को बहुत चोट पहुंचती है जब कृषक लोग विद्रोह करते हैं। सामंती व्यवस्था असफल होती हुई स्पष्ट दिखाई देती है, तो अब राजतंत्र सामने आता है। तो इस प्रकार इतिहास एक तरीके से उतार चढ़ाव है। कल तक जो राजतंत्र मजबूत था, उसके कमज़ोर होने पर सामंती व्यवस्था सामने आए। अब सामंती व्यवस्था कमज़ोर होती दिखाई दी तो राजतंत्रों का उदय होता है और सामंतवाद का पतन होता है। तो 12वीं सदी के परिवर्तन कौन कौन से थे? सामंती व्यवस्था पर वाणिज्य एवं नगरों का प्रभाव, साथ ही सामंतवाद के बंधन के ढीले पड़ने की प्रक्रिया का प्रारंभ। दूसरा, नई जो व्यवस्था आती है उनको राजाओं का समर्थन मिलता है। ये मैं बात कर रहा हूं 12वीं सदी के परिवर्तनों की। 14वीं सदी में वाणिज्य व्यापार पर आधारित व्यवस्था जोर पकड़ती है, भूमि आधारित व्यवस्था पीछे होती है और परिणाम स्वरूप अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। इस बढ़ते हुए वाणिज्य व्यापार पर आधारित व्यवस्था के परिणाम स्वरूप जो सांस्कृतिक परिवर्तन का बदलाव होता है, उसी में एक बदलाव है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के काल का प्रारंभ।
जिसे हम अंग्रेजी में रेनेसां कहते हैं। रेनेसां की स्पेलिंग पर एक नज़र डालें। थोड़ी कठिन स्पेलिंग है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द। बहुत सी पुस्तकों में पुनर्जागरण शब्द नहीं लिखा जा रहा है, रेनेसां ही लिख रहे हैं। तो इसलिए आपको इस शब्द से भी वाकिफ़ होना जरूरी है। इस रेनेसां में, जैसा आपको मालूम होगा, कला, साहित्य, धर्म, इसमें भारी बदलाव होता है। और ये बदलाव जो है वह आधुनिक काल की ओर ले जाने में यूरोप को एक दिशा देता है। 14वीं सदी के बदलावों में नगरों का उदय, नई वाणिज्य व्यापार व्यवस्था, इसके परिणाम स्वरूप हम कुछ परिवर्तन जो देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे संक्षिप्त में देख लें। और जैसा मैंने बताया कि कुल जनसंख्या थी 730 लाख, जबकि 14वीं सदी में ये 450 लाख की थी, 13वीं सदी में 730 लाख। आखिर इसका परिणाम क्या? ब्यूबॉनिक प्लेग आदि के कारण जनसंख्या में कमी आती है। और इस जनसंख्या की भारी कमी का असर क्या होता है? पहला, आर्थिक मंदी। दूसरा, व्यापक सामाजिक विस्थापन। तीसरा, मजदूरों की संख्या में भारी गिरावट, परिणाम स्वरूप उनकी मजदूरी के दर में बहुत ज़्यादा उछाल। चौथा, कृषि उत्पादन में असंतुलन। पांचवा, कृषि उत्पादों के मूल्यों में कमी। और छठवां, जैसा मैंने बताया, मजदूरी की दरों में वृद्धि के साथ साथ मजदूरों की कमी। तो इस प्रकार प्रमुख परिवर्तन, प्रमुख बदलाव क्या थे? पहला, धार्मिक विश्वास की अपेक्षा अब वैज्ञानिक ज्ञान पर ज़्यादा विश्वास। पुराने परंपरागत विचारों से, दकियानूसी विचारों से हटकर अब थोड़े नए तरीके के विचार जिसमें तर्क बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा, उद्योगों व कृषि में तकनीकी बदलाव हम देखते हैं। तीसरा, नगरों का विकास। चौथा बदलाव, लोक सेवाओं का गठन। और पांचवा, सरकार के संगठन में परिवर्तन। 9वीं से 11वीं सदी में मध्य और पश्चिम यूरोप के ग्रामीण क्षेत्रों में जो परिवर्तन हम देखते हैं चर्च और शाही शासन द्वारा, तो इसके बाद जो बदलाव आता है उसमें हम पाते हैं कि किस प्रकार कबीले और रोमन साम्राज्य, इन दोनों की परंपराओं में एक तरीके से सामंजस्य बैठाया जाता है। और यही सामंजस्य आने वाले परिवर्तन की आहट देता है। चांदी के उत्पादन को लेकर अन्य संकट के 5 बिंदुओं के साथ यहाँ पर चांदी के उत्पादन को लेकर जो 5 बिंदु हैं। पहला, ऑस्ट्रिया और सर्बिया में चांदी के उत्पादन में कमी होती है। दूसरा, धातु मुद्रा का अभाव होने लगता है। तीसरा, परिणाम स्वरूप व्यापार प्रभावित होता है, दुष्प्रभावित होता है। चौथा, सरकार द्वारा चांदी और मुद्रा की शुद्धता घटानी पड़ती है। और पांचवा, मुद्रा में सस्ती धातुओं का मिश्रण। और इस प्रकार एक तरीके से हम देखते हैं कि मुद्रा स्वयं की कीमत में गिरावट आती है। महामारी संकट के 5 बिंदु क्या हुए? पहला, 12वीं 13वीं सदी में वाणिज्य व्यापार में विस्तार के परिणाम स्वरूप ये होता है। दूसरा, दूर देशों के जो पोत थे, जहाज थे, उनका तटों पे आना शुरू होता है। और तीसरा, पोतों के साथ बड़ी संख्या में क्या आते हैं? चूहे आते हैं। चौथा, चूहे अपने साथ ब्यूबॉनिक प्लेग जैसी महामारी ले आते हैं। और पांचवा, 1347 से 1350 के बीच ब्यूबॉनिक प्लेग महामारी पूरे यूरोप में फैलती है। लाखों लोग मौत के घाट चले जाते हैं। नगरीय व्यवस्था के बढ़ने का परिणाम अभिजात वर्ग पर भी पड़ता है। और अभिजात वर्ग अब अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, जो अभी तक जमीन पर, भूमि पर निर्भर था, भूमि की भूमिका कम होने से अब उसके अस्तित्व को खतरा मंडरा रहा था, तो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अभिजात वर्ग के लोग प्रशासनिक और नागरिक सेवाओं में
अपनी स्थान बनाने के लिए प्रयास करने लगते हैं। अगला बदलाव, व्यापार और नगरों की वृद्धि के कारण व्यापारियों और साहूकारों का एक तरीके से दरबार में प्रभुत्व हो जाता है। राजाओं के दरबार में हम देखते हैं बड़ी संख्या में धनी लोग अपनी पैठ बनाने में सफल होते हैं। अगला बदलाव, राज्य व्यवस्था केंद्रीकृत एवं गैर सामंती हो गई। अभी तक जो राज्य व्यवस्था थी, प्रशासनिक ढांचा था, वह सामंतों के आसपास था, जिनका संबंध भूमि से था। अब वो गैर सामंती हो गई और उसके बदले साहूकार, उसके बदले व्यापारी अब दरबार में ज़्यादा दिखाई देने लगे और सामंत लोग अपने वर्चस्व को बचाए रखने के लिए या अपना वजूद को महसूस कराने के लिए अब प्रशासनिक सेवाओं में जाने की तैयारी, नागरिक सेवाओं में लगने की तैयारी करने लगे।